हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जेके स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पंचायती राज पे। इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस पूरे टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि और भी टॉपिक्स को इसी तरह से एक्सप्लेन करूं आप सबके सामने। और हाँ, एक कमेंट आया था जिसमें मुझे बताया गया था कि सर प्लीज़ इसे हाईलाइट मत करो ऑप्शन को। सो आज मैंने किसी भी ऑप्शन को जो है वो हाईलाइट नहीं किया है। आप ही सबके लिए है, तो जैसे आप चाहोगे तो वैसी ही वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में पंचायती राज सिस्टम जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1947, 1949 या फिर 1959 को? सो गाइस, राइट आंसर है 1959 को इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में फर्स्ट टाइम। और सबसे पहले कहाँ हुआ? राजस्थान में। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हेन एंड वेयर पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड? अभी मैंने बताया कि 1959 को जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में। और सबसे पहले कहाँ पे हुआ? सो इसका राइट आंसर है राजस्थान। और राजस्थान में कौन सी जगह में हुआ? नागौर। नागौर ये एक गाँव है जिससे स्टार्ट हुआ, विलेज। और हुआ कब? 2 अक्टूबर 1959 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच कमेटी हैड फर्स्ट ऑफ ऑल रेकमेंडेड 3-tier पंचायती राज इन इंडिया इन 1957? देखिए, पंचायती राज का सिस्टम जो है वो 1952 से स्टार्ट हो गया था। 1952 और 1953 में 2 कमेटी बनी थी, मगर उन कमेटियों ने कुछ खास काम नहीं किया इस पे। और उस समय क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू की मदद से एक और कमेटी जो है वो तैयार की जाती है, ये देखने के लिए कि इन कमेटियों ने कितना काम किया और इस एक पंचायती सिस्टम पे कितना काम हो रहा है। तो तब जो 1957 में जो कमेटी बनी वो कमेटी बनाई गई बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाई गई। सो यहीं से शुरुआत होती है हमारे इस पंचायत राज सिस्टम की। और यही वो कामयाब कमेटी है जिसकी वजह से पंचायत राज सिस्टम जो है वो वजूद में आया। सो जब भी बात आई 1957 की या फिर पंचायती राज सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कब हुआ, तो उसके साथ ही साथ बलवंत राय मेहता का नाम भी जरूर जोड़ा जाता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एट द, देखिए अब यहाँ पे आ जाते हैं इसके लेवल्स। आप लोगों ने अच्छे से इसकी स्टडी की होगी। ये वीडियो बस रिवाइज करवाना चाहती है आप लोगों को। ये लास्ट मिनट टिप्स हैं कुछ एग्जाम के लिए। सो जो लेवल्स हैं इसमें 3 किस्म के टियर सिस्टम है। 2-tier सिस्टम, 3-tier सिस्टम एंड 4-tier सिस्टम। क्लियर? अब जो 3-tier सिस्टम जो शुरुआत की गई, शुरुआत में 3-tier सिस्टम से शुरू हुआ हमारा पंचायत राज। किसने शुरू किया? बलवंत राय मेहता ने। और कब ये वजूद में आया? 1959 को। और इसमें क्या इसका सिस्टम क्या था? विलेज लेवल पे था ये, ब्लॉक लेवल पे था ये, या फिर विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, या फिर इसके आगे स्टेट जोड़ लो। बट ये सिर्फ विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। इसको बोलते हैं 3-tier सिस्टम, 3-tier पंचायती राज सिस्टम। जो 2-tier होता है उसमें विलेज को निकाल देते हैं। और जो 4-tier सिस्टम होता है उसमें एक और लेवल ऐड किया जाता है, मंडल पंचायत। एंड वेस्ट बंगाल में यही पंचायती राज सिस्टम जो है वो चल रहा है। अब देखिए एक और बात समझ लीजिएगा जिन लोगों ने इसे अच्छे से नहीं पढ़ा है। अब जो विलेज लेवल होता है इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। आगे मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। जो ब्लॉक लेवल होता है इसको बोलते हैं पंचायत समिति। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया इसको बोलते हैं जिला परिषद। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द पंचायती राज इंस्टीट्यूट एट द ब्लॉक लेवल इज नोन एज, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसमें ब्लॉक लेवल कौन सा हो गया? सेंटर वाला। क्लियर? जिला परिषद मैंने बताया आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसको जिला परिषद कहते हैं। ग्राम पंचायत कौन सी होगी? विलेज लेवल। और पंचायत समिति जो मैंने अभी बताया आपको, जिसे ब्लॉक लेवल कहते हैं, ब्लॉक पंचायत। और हाँ, इनके लीडर कौन कौन से होते हैं देखना। जो हमारा हो गया ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल पे, तो इसका जो लीडर होता है उसको बोलते हैं प्रधान। बहुत सारे स्टेट में, इंडियन स्टेट में प्रधान बोलते हैं। और साथ ही साथ सरपंच भी बोलते हैं। हमारी और इधर जम्मू कश्मीर में सरपंच बोलते हैं। अब ग्राम पंचायत से पहले एक ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा कौन से हो गए? वो वोटर्स के जो वोट दे सकते हैं, यानी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो सभी आते हैं ग्राम सभा में। अब ग्राम सभा के जो लोग हैं वो वोट देते हैं और चूज करते हैं एक प्रधान, सरपंच, ठीक है। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। उसकी एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21 साल। और जो वोटर्स हैं उनकी एज मिनिमम 18 साल। जो पंचायत समिति है यानी ब्लॉक पंचायत, उसको बोलते हैं मुखिया, प्रमुख, ठीक है। और जो जिला परिषद हो गया, तो इसका हेड कौन होता है? डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी बोल लो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज द मिडिल यूनिट इन द 3-tier पंचायती राज सिस्टम? अभी मैंने बताया कि जो 3 tier होते हैं वो यही हो गए, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जो ब्लॉक लेवल हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? पंचायत समिति। विलेज लेवल हो गया उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया उसको बोलते हैं जिला परिषद। क्लियर?
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, द मेन पर्पज ऑफ पंचायती राज इज, ठीक है, मेन पर्पज क्या है इसका पंचायती राज का? टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, बिल्कुल नहीं। टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल। जब ये बनाएगा पंचायत राज सिस्टम, ये किसके लिए बनाया? देखिए, अब हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वो जितनी भी कोशिश कर ले हमारे देश को बदल नहीं सकता, हमारे देश को डेवलप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे देश को डेवलप करने के लिए एक उस घर को डेवलप करना पड़ेगा जो एक दूर दराज के गाँव में है। जब तक वो डेवलप नहीं होगा तो देश डेवलप नहीं हो सकता। सो इसीलिए ये सिस्टम शुरू किया कि विलेज से शुरू करें, इसको ग्राम सभा से शुरू करें, विलेज के उस इंसान से शुरू करें, ताकि वो भी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े और देश डेवलप हो जाए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे, द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड, अभी पहले मैंने आपको बताया कि राजस्थान में नागौर विलेज से जो है इसकी शुरुआत हुई हमारे पंचायत राज सिस्टम की। और कब हुआ? 2 अक्टूबर को 1959 को। अब राजस्थान की बात कहाँ पे हुआ? दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पे पंचायत राज सिस्टम स्टार्ट होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द पंचायती राज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? कि जब इंडिया में एस्टेब्लिश्ड हुआ पंचायती राज, तो उसमें जो वो कमेटी थी, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि 1957 में वो कमेटी बनाई गई, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? बलवंत राय मेहता को। अशोक मेहता पे भी आएंगे, काफ़ी अच्छा रोल है इनका भी। बलवंत राय मेहता के बाद अशोक मेहता ही हैं जिनका कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, द कमेटी अपॉइंटेड इन 1977, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपके साथ, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वाज चेयर्ड बाई। तो अब हम आ जाते हैं अशोक मेहता पे, कि अगर बलवंत राय मेहता के बाद आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा तो वो अशोक मेहता का मिलेगा। सो अशोक मेहता ने भी काफ़ी अच्छा रोल जो है वो अदा किया है इसमें पंचायती राज में, खासकर इसको एक नया रुख देने में। क्योंकि ये होता था कि पंचायती राज भी एक कंप्लीट प्रोसीजर नहीं था बना हुआ, कोई ऐसा लॉ कानून कंप्लीट नहीं रहता था। जो चीफ मिनिस्टर होता था वही कंट्रोल करता था उसको। जब नया चीफ मिनिस्टर आता था उसके कुछ नए तरीके होते थे उसको करने के। सो अशोक मेहता की ये डिमांड थी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए, ताकि ये फिक्स रहे, इसको कोई भी चेंज ना कर पाए और इसको एक पावर दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए इसको। सो इनकी कमेटी कब स्टार्ट हुई? 1977 में। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ भी की कि इसमें रिजर्वेशन नहीं होती थी, मतलब कि जो बंदे पावर वाले थे वही आ जाते थे आगे। सो इसने कहा कि SC ST और ख़ासकर फीमेल के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए इसमें। मगर साथ ही साथ ये भी कहते थे कि 2 टियर सिस्टम किया जाए, क्योंकि विलेज, हर एक विलेज तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर ब्लॉक हो और डिस्ट्रिक्ट हो तो ईजी रहेगा डेवलपमेंट करना और जल्दी होगी। मगर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक हमारे घर से नहीं शुरू होगा तो बाहर भी कुछ चेंजिंग नहीं होने वाली। खैर, इनकी जो कमेटी थी वो इम्प्लीमेंट हुई नहीं, मगर एग्जाम में इनका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? अब बात आ जाती है अमेंडमेंट पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिला पंचायती राज को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, जिसकी डिमांड 1977 में की थी किसने? अशोक मेहता ने। सो कौन सा वो अमेंडमेंट है जिसमें इसको ये स्टेटस मिला? 73rd अमेंडमेंट जो है, इसमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। नेशनल पंचायती राज डे हम कब मनाते हैं? वैसे अभी आने वाला है 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे मनाते हैं, नेशनल पंचायती राज डे। सो 24 अक्टूबर 1992 में, ठीक है, 1992 में इसको ये स्टेटस मिला, यानी ये अमेंडमेंट जो है वो बनाया गया। और ये इम्प्लीमेंट कब होता है? 93 में। अगर पूछ लिया जाए कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो वो हुआ 1993 में। और बनाया गया कब? 24 अक्टूबर 1992। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज शुड बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर ए गैप ऑफ। देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आया गया पंचायती राज, उसको ये स्टेटस मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, तो उसमें कितना टाइम पीरियड चाहिए था इलेक्शन को दोबारा होने में, एक बार जब इलेक्शन हो जाते हैं? सो 5 साल का टाइम पीरियड था, जो आज भी 5 साल ही का टाइम पीरियड है, टर्म ईयर इसको बोलते हैं हम। सो 5 ईयर टर्म होता है इसका, पंचायत राज जो इसका मेंबर होता है उसका। और ये इलेक्शन किसके तहत होते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन के तहत। और इसको कंडक्ट कौन करता है? गवर्नर।
क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट जो है वो गवर्नर ही होता है। और 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व होती हैं फीमेल के लिए ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल ही पे देखा जाता है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, इसके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, ना ही ये कोई इतना बड़ा टॉपिक है, बस इसके कुछ मेन ऐसे ही पार्ट्स जो है ना वो आप क्लियर कर लेना थोड़ा, और इसी में से आएगा। तो कई कबार होता है कुछ ऐसे क्वेश्चन ऐसे तोड़ मरोड़ के दिया जाता है एग्जाम में, तो वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, नहीं तो ऐसे ही आएगा, ईजी आएगा, इसका कोई इतना नहीं आएगा, मुश्किल नहीं आएगा। इफ़ ए पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। देखिए, अगर एक पंचायत बनी है तो वो अगर ख़त्म हो जाती है, मतलब कि 5 साल का टाइम होता है, 3 साल ही में, ठीक है, बाकी जो बचे हुए 2 साल हैं उसके लिए दोबारा इलेक्शन होंगे, तो कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर होने चाहिए? 3 मंथ, 9 मंथ या 6 मंथ? सो 6 मंथ के अंदर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। तो दोबारा जो है वो लीडर जो है वो चुना जाता है, मगर वो सिर्फ जितना टाइम पीरियड बचा हुआ है उसी के लिए वो चुना जाता है, फिर इलेक्शन दोबारा अपने टाइम पे फिर से होते हैं। बस ये याद रखें कि 6 मंथ। मुझे लग रहा है जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ भी था पटवारी के एग्जाम में, कमेंट करके बताएं मुझे अगर आया हुआ था। सो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर आर्टिकल। देखिए, पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? 143, 243 या 343? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 343 जो है वो डील करता है किसके साथ? पंचायत के साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फंक्शंस टू बी असाइंड to panchayats by 73rd amendment of the constitution are mentioned in। अब देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 73 अमेंडमेंट, उसमें क्या हुआ कि पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो यही जो 73rd अमेंडमेंट है ये किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है? सो वो है 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 73rd अमेंडमेंट जो है वो मेंशन किया गया है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। The 73rd Amendment Act of the Indian Constitution deals with, सेम क्वेश्चन दोबारा कि 73rd Amendment Act किसके साथ डील कर रहा है? सो पूरी कहानी उसी पे थी, पंचायती राज। सो बस इतना ही है, कुछ खास नहीं। पंचायती राज का जो एग्जाम के रिलेटेड जो लास्ट मिनट टिप्स हैं वो कुछ यही हैं जो आपके माइंड में रहनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसको आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, टॉपिक इतना ईजी है, टॉपिक सभी ईजी हैं, कोई भी टॉपिक टफ नहीं है, बस रिवाइज कर लिया करो। मतलब एक बार पढ़ लिया, अगर आप उसको 10 दिन नहीं पढ़ोगे वो वाश हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर आपने एक चीज़ को अपने माइंड में डाला है, कोशिश करें कि बार बार माइंड को मजबूर करें उस चीज़ को याद करने पे, ताकि वो आपके दिमाग के एक उस कोने में बैठ जाए कि जहाँ से फिर सारी ज़िंदगी तक वो निकले ना, समझ रहे हो? इसलिए जब स्टडी करते हो तो मन लगा के किया करो। मैं भी चाहता हूँ जो ये मेहनत कर रहा हूँ मैं अपना टाइम निकाल के, तो वो कुछ रंग लाए, आप में से कुछ लोग सिलेक्ट हो जाएँ, मुझे बहुत खुशी होगी। ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। मैंने अभी ये 15-20 क्वेश्चन बनाए, आपको बोल दिए, सुना दिए, 10-15 मिनट डिस्कस किया, देखने में कुछ नहीं लगता, बट ये बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ ये एक पेज बना के दिखाओ मुझे, एक पेज खुद टाइप करता हूँ मैं, और बहुत स्ट्रेस रहता है कहीं कोई ऐसी गलत चीज़ आप तक ना पहुँच जाए जिससे आपको नुकसान हो। कम पहुँचेगा मगर सही पहुँचना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल के स्टूडेंट्स की, और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर के जो महान स्टूडेंट्स हैं, वो बस एग्ज़ाम के दिनों में ही पढ़ते हैं। एग्ज़ाम आए, जैसे आज सभी नायब तहसीलदार के लोग जो हैं वो आज पढ़े हुए हैं बुकों पे, अब भी कुछ हाथ नहीं आने वाला मेरे भाई। जिसने सेलेक्ट होना है वो 6 महीने पहले ही लगा हुआ है, तो आप में और उसमें 6 महीने का डिफरेंस है, तो आप कैसे आगे निकलोगे? नहीं निकल सकते। इसलिए जब आपके ये एग्ज़ाम हो जाएं तो स्टडी को बीच में छोड़ना मत, टच रहो इसके साथ, कुछ ना कुछ इसको एक डेली लाइफ में ना एक रूटीन बना लो अपनी। उससे क्या होगा कि जब भी नया एग्ज़ाम आएगा आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर इसी में सिलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं हो सके तो कोई बुरी बात नहीं है, कोशिश करने से ही कुछ मिलता है ना। सो नेक्स्ट एग्ज़ाम, उसमें नहीं तो उसके बाद नहीं तो उसके बाद। ऐसा इंसान भी कोई आपने देखा है जिसको जॉब नहीं मिली हो, जिसने कोशिश की हो तो उसको एक जॉब नहीं मिली हो? मैंने आज तक तो नहीं देखा कोई। सो मिल जाएगी टाइम पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।